ट्विटर को ये जल्द समझ जाना चाहिए कि वो कोई बॉलीवुड का बड़ा एक्टर नहीं है और भारत देश कोई मजबूर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर नहीं है कि वो उसकी हर बात के नखरे उठाएगा। किसी यूट्यूबर के काफ़ी सब्सक्राइबर होने से या उसके व्यूज़ ज़्यादा आने से उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी भी तरह की वाहियात बातें करेगा, किसी भी तरह के वाहियात एग्जाम्पल देगा और तब भी लोग उसको समझदार समझेंगे। सरकार कभी भी कोई कानून लेकर के आए तो उसको फुल प्रूफ बना करके लेके आए कि उसके इम्प्लीमेंटेशन से क्या क्या अच्छे परिणाम होने वाले हैं और क्या बुरे परिणाम होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन त्यागी आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और वीडियो में। अगर आप भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, इसका उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आप इस वीडियो में अपना मसाला ढूंढ रहे हैं तो माफ करिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे अभी स्किप कर सकते हैं। सन 2008 में बाजी.com साइट पर एक स्टूडेंट ने एक एमएमएस पोस्ट किया जिसको पता लगने के बाद बाजी.com ने अपनी वेबसाइट से हटा भी दिया, लेकिन जब इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टूडेंट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल तो की ही, साथ में ही बाजी.com यानी कि वेबसाइट के खिलाफ भी एक चार्जशीट दाखिल की। लेकिन कोर्ट ने माना कि बाजी.com की इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि एमएमएस जो अपलोड किया है वो स्टूडेंट ने किया है और बाजी.com यहाँ पर सिर्फ एक इंटरमीडिएरी वेबसाइट है जिसका उल्लेख इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के अंदर किया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में ट्विटर और सरकार के बीच काफ़ी अनबन चल रही है और आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जो सुर्खियों में बनी रही हैं। जैसे कई मशहूर हस्तियों के वेरीफाइड अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक को हटा लिया, साथ ही कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक करना हो, या कांग्रेस के मशहूर नेता शशि थरूर जो कि सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनके अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया था, जिसका शशि थरूर जी ने 48 घंटे के अंदर ट्विटर से जवाब देने के लिए भी कहा था। इन लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने या अनब्लॉक करने से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ट्विटर ने जो सबसे बड़ी गलती जानबूझकर भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। 12 नवंबर सन 2000 में ट्विटर ने लद्दाख एरिया को भारत के बाहर और चीन में दिखाया था और अब फिर से ट्विटर ने भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख एरिया को भारत के नक्शे से बाहर ही दिखा दिया। और जैसा कि अभी फिर से ट्विटर एक पोर्नोग्राफी के मामले में घिर चुका है, जिसमें एनसीपीसीआर यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने मई में एक अध्ययन में पाया था कि ट्विटर पर बाल यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी का जो कंटेंट है वो अवेलेबल है। इसके बाद एनसीपीसीआर ने 29 मई को पुलिस आयुक्त को इसकी शिकायत भी दी और केस दर्ज करने के लिए कहा। केस दर्ज ना होने पर 8 जून को फिर से एनसीपीसीआर की तरफ से एक रिमाइंडर भेजा गया और अब जाकर ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। ये हरकतें ट्विटर की बार बार करना उस बिगड़ैल एक्टर की तरह रवैया करना है जो कि अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बात बात पर तंग करता है या उनको ब्लैकमेल करता है। बात करते हैं नए कानून की, जिनका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। और ये जो रूल लाए गए हैं, अगर आप लोगों का ऐसा मानना है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से इन रूल को लेकर के आई है, तो आपका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अब से पहले 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को ये बोला था कि आप इस तरह की गाइडलाइन जल्द से जल्द लेकर के आइए। 2018 में संसद के अंदर भी 2 बार इस पर चर्चा हो चुकी थी। वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के एमपीज की एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने कहा था कि बच्चों के यौन शोषण पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और उसके लिए गाइडलाइन बनाइए। फिर 25 फरवरी 2021 में यह रूल लाया गया जो सोशल मीडिया साइट्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पर इंप्लीमेंट किए गए। आइए समझते हैं कि इन रूल की जरूरत क्या पड़ी। हम आए दिन देखते हैं कि फेसबुक पर फेक आईडी बना करके लोगों को ठगा जाता है, उनसे पैसे मांगे जाते हैं या फिर उनको हनी ट्रैप जैसे मामलों में फंसाया जाता है। कई बार फेक पोस्ट की वजह से बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैल जाती हैं। आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि मुकेश खन्ना जी के बारे में एक गलत पोस्ट कर दिया गया था कि उनकी डेथ हो गई है और जिससे उनको और उनके परिवार को बहुत दुख पहुंचा था। इसके अलावा फेक वीडियोस जो आए दिन सोशल मीडिया साइट पर डाली जाती हैं, कि अभी आपने लोनी कांड के बारे में तो सुना ही होगा, उसकी जो फेक वीडियो बना करके ट्विटर पर डाली, अगर उसमें गाजियाबाद पुलिस की तत्परता ना होती तो उस वीडियो के कारण बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते थे। इसके अलावा आए दिन अश्लील वीडियो, एमएमएस, न्यूडिटी, हिंसा, बच्चों के यौन शोषण से लेकर के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर डाली जाती है। मेनली इन रूल में जो फोकस किया गया है, सबसे पहली बात कि फर्स्ट
ओरिजिनेटर को। यानी अगर कोई वायरल वीडियो हुई है या किसी भी तरह की कोई गलत खबर आई है या कोई भ्रामक खबर आई है तो उसका ओरिजिनेटर कौन है, यानी वो खबर सबसे पहले किसने पोस्ट की या किसने वायरल की और वो कहां से आई है, उसका पता लगाना। इसमें लोगों की यह भी आपत्ति है कि अगर इस तरीके से फर्स्ट ओरिजिनेटर को पता करेंगे तो जो सोशल मैसेजिंग सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे सिग्नल या व्हाट्सएप हैं, उसमें जो हमारे मैसेज होते हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं, यानी कंपनी उन मैसेज को नहीं पढ़ती है। तो अब अगर इस तरह के रूल आ जाएंगे तो हमारे जो मैसेज हैं वो कितने सेफ रहेंगे और उन मैसेज को फिर कंपनी द्वारा पढ़े जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह के अंदेशे को लेकर के व्हाट्सएप के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो सरकार का यहां पर कहना है कि हम किसी के भी मैसेज नहीं पढ़ने वाले हैं, हम किसी की प्राइवेसी में दखल नहीं देने वाले हैं, हम सिर्फ उनके बारे में जानकारी मांगेंगे जो ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, जिनसे हिंसा होती है, दंगे होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है, उत्तेजना फैल रही है, या किसी महिला को नग्न दिखाया जा रहा है, या किसी तरह की हिंसा हो रही है, जिन वीडियो या पोस्ट के अंदर बच्चों के साथ यौन शोषण दिखाया जा रहा है, या सरहद के पार से कोई मैसेज आया है तो भारत के अंदर उसकी शुरुआत किसने की, उसका पता लगाना है। हमें किसी की भी पर्सनल जानकारी नहीं चाहिए और ना ही सरकार का ऐसा उद्देश्य है कि किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करना। अब इसी के साथ ही सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिनके यूजर की संख्या 50 लाख से ज्यादा है उनके लिए निर्देश दिए हैं, उनको अपने यहाँ पर शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना पड़ेगा, जिसमें उन्हें एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो लोगों की रोज शिकायत सुनेगा और उन शिकायत के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी होती है या किसी की निजी फोटो या निजी वीडियो वहां पर अपलोड कर दी जाती है तो 24 घंटे के अंदर हटाई जानी चाहिए और 15 दिन के अंदर उसका निवारण करना चाहिए। साथ में ही इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक कंप्लायंस ऑफिसर भी नियुक्त करना पड़ेगा जो इन सारे मामलों को देखरेख करेगा। साथ में एक नोडल ऑफिसर को भी अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि सरकार के टच में रहेगा। इसके अलावा मासिक रिपोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी जिसमें उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी शिकायतें आई हैं, किस किस तरह की शिकायतें आई हैं और हमने कितनों का निवारण कर दिया और कितनी हमारे पास अभी पेंडिंग है। इसके अलावा जो ये ऑफिसर हैं वो भारतीय होने चाहिए और इनके कॉन्टैक्ट नंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या उनकी वेबसाइट पर दिए होने चाहिए ताकि उनको कॉन्टैक्ट किया जा सके। साथ ही साथ कंपनी का एक फिजिकली ऑफिस भी भारत के अंदर होना जरूरी है ताकि किसी भी तरह का पत्राचार कोई व्यक्ति उनसे करना चाहे या सरकार उनसे करना चाहे तो कर सके। भारत के अंदर ऑफिस खोलने वाली कंडीशन में सरकार ने अभी टाइम लिमिट भी बढ़ा दी है कि आप इसके लिए टाइम ले सकते हैं। सभी सोशल मीडिया साइट जिसमें कूट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, सिग्नल सबको सरकार ने 3 महीने का समय दिया था जो कि 25 मई को खत्म हो गया और उसके बाद ये रूल अप्लाई हो गए और इन कानूनों को लगभग सभी प्लेटफॉर्म वालों ने एक्सेप्ट कर लिया और उनको अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। लेकिन ट्विटर ने इनको मानने से इनकार किया या कोताही बरती, जिसकी वजह से जो आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 79 का जो फायदा इन साइटों को मिलता था यानी इंटरमीडियरी का जो इनको बेनिफिट मिलता था कि अगर कोई पोस्ट करेगा तो उस पर इनकी जिम्मेवारी नहीं होगी, वो दर्जा ट्विटर का सरकार ने खत्म कर दिया। इसके बाद जो लोनी में वो दाढ़ी काटने वाली जो वीडियो वायरल हुई थी उसकी वजह से ट्विटर पर भी केस कर दिया गया। बात करें तो फेसबुक, गूगल और कू जैसी कंपनियों ने अपनी जो मासिक रिपोर्ट है वो भी सरकार के पास सबमिट कर दी है, लेकिन ट्विटर ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। वहीं सरकार का यह भी आरोप है कि ट्विटर इन कानूनों को ना मानने में अपनी मनमर्जी दिखा रहा है और उसको पूरा मौका दिया गया था। ट्विटर को इन 3 महीने के अंदर कोई नोडल ऑफिसर, कोई कंप्लायंस ऑफिसर या कोई रिड्रेसल ऑफिसर नहीं मिला। जब ट्विटर ऐड लेने के लिए भारत के अंदर लोग अपॉइंट कर सकता है तो फिर इस तरह की कंप्लेंट लेने के लिए कोई क्यों नहीं है। कानून मंत्री डॉक्टर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा अगर दिल्ली पुलिस किसी तरह का समन या कोई नोटिस कंपनी को देना चाहती है तो कंपनी को ऑफिसर बोलते हैं कि आप अमेरिका जाइए। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया से रेवेन्यू कमा रहे हैं, इंडिया से पैसा कमा रहे हैं, सब्सक्राइबर अपने बढ़ा रहे हैं तो आप बढ़ाइए, सरकार आपके साथ है, आप पैसा कमाइए, लेकिन आपको ये शर्तें, ये कानून जो भारत के हैं वो आपको मानने पड़ेंगे। तो अगर देखा जाए ऑनलाइन क्राइम को कम करने के लिए ये रूल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक क्लोज ऐसा है जिसमें सरकार को सोचना पड़ेगा, जहां पर सरकार कहती है कि अगर हमें कोई भी चीज इनएप्रोप्रिएट लगती है तो या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है तो वो इन्फॉर्मेशन या वो पोस्ट या वो वीडियो आपको हटानी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने ये डिफाइन नहीं किया है कि कौन सी चीज़ पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या कौन सी इनअप्रोप्रिएट है। यहाँ पर सरकार को थोड़ा सा मंथन करने की और चर्चा करने की ज़रूरत है और इसमें संशोधन करने की ज़रूरत भी है। बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म की, जैसे नेटफ्लिक्स,
हॉटस्टार, Amazon प्राइम, अल्ट बालाजी, जिनका आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और आप वहां पर टीवी सीरियल या वेब सीरीज या मूवीज आप देख सकते हैं। इनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि आप अपने कंटेंट को जो है 5 कैटेगरीज में बांटिए, जिसमें पहली कैटेगरी है यू, जो सभी के लिए होगी। उसके बाद 7 साल के लिए, 13 साल के लिए, 16 साल के लिए और 18 साल के लिए। इसी के साथ में पेरेंटल लॉक लगाना भी जरूरी है, ताकि आप किसी कंटेंट को अगर बच्चों को नहीं दिखाना चाहते तो आप उसमें पेरेंटल लॉक लगा करके बच्चों को वो देखने से रोक सकते हैं। जब फिल्म शुरू होगी तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसकी रेटिंग कितनी है और उसके अंदर जो कंटेंट है उसके बारे में भी जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसके अलावा किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की अश्लीलता, देश के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ कोई बात, साथ ही देश की संप्रभुता का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि भारत के अंदर काफी धर्मों को मानने वाले अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं। बाकी सभी चीजें इन OTT प्लेटफॉर्म के लिए आसान हो, लेकिन ये लास्ट वाली जो बात मैंने कही इसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसका ध्यान रखना बड़ी टेढ़ी खीर हो सकती है। अब बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की जो सरकार कितना भी अच्छा काम कर ले या सरकार कितना भी अच्छा लॉ लेकर के आ जाए, उन्हें सिर्फ सरकार की बुराई ही करनी है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे फॉलोअर हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाना और फॉलोअर ज़्यादा हो जाना ही समझदारी की गारंटी नहीं होती है। नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हो। आजा अब देख सकते हो, मैं ऐसे ही रियल में देखता हूँ गाइस। अब बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैं साफ हूँ, इतनी काली कैसे आ रही है? मुझे क्या पता, पालन भी आ रही है। मुझे क्या पता, आई डोंट केयर, डोंट केयर। मैं ऐसे यूट्यूबर का एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जिन्होंने इन रूल्स को लेकर के एक एग्जांपल दिया कि मान के चलिए कि कोई कंपनी है और एक आपकी दुकान का कोई किराने वाला व्यक्ति है और कोई एक यूजर जाकर के उस किराने वाले से एक टूथपेस्ट लेता है और उस टूथपेस्ट के अंदर कोई गलत सामग्री मिलती है। वो जो यूजर है वो दुकानदार को ब्लेम नहीं करेगा, ना दुकानदार पे केस करेगा, वो सीधा कंपनी को ब्लेम करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट कंपनी का है और कंज्यूम यूजर कर रहा है। ये सिर्फ एक मीडिएटर है या इंटरमीडियरी है या मध्यस्थ है, तो इसके लिए इसको सजा देना गलत बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर एग्जाम्पल हर जगह फिट नहीं होता। आप मेरे एग्जाम्पल से समझिए और फिर आप बताइए। मान के चलिए जो पेस्ट बेचने वाला दुकानदार है वो पेस्ट ना बेच करके गुड़ बेच रहा है और वो व्यक्ति उसके यहां से खुला गुड़ लेकर के जाता है या लूज चीनी लेकर के जाता है और उस गुड़ के अंदर कोई हानिकारक चीज आ जाती है या जहर पाया जाता है, तो अब ये जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, ये किसको पकड़ेगा? ये आपके पास जाएगा और आप इंटरमीडियरी हो, आप ओरिजिनेटर का पता देना ही नहीं चाहते कि आप ये गुड़ आगे किससे खरीद के लेके आए हो, तो ये जो यूजर है ये किसके पास जाएगा? ये आपको पकड़ेगा। और यहां पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस ओरिजिनेटर का पता दें कि आपने ये गुड़ कहां से खरीदा है, तभी तो ये व्यक्ति या कोर्ट उसको सजा दे सकता है। आप इंटरमीडियरी का दर्जा होने की वजह से आप साफ नहीं बच सकते। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने चीनी कहां से खरीदी है, आपने गुड़ कहां से खरीदा है, आपने खुला दूध कहां से खरीदा है, आपने वो खुला बेसन कहां से खरीदा है जिसको खाने से किसी की मौत हो गई है। आप इंटरमीडियरी बनके नहीं बच सकते हैं। इसके अलावा 2 और वाहियात लॉजिक इसी यूट्यूबर ने दिए, जिसमें उन्होंने ये कहा कल को तो PUBG को भी इंडिया इस कंडीशन के साथ में परमिशन देगा कि आप जो नॉन इंडियन है और जो इंडियन है उसमें इंडियन को ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, तभी हम आपको इंडिया के अंदर परमिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इन यूट्यूबर साहब को तो ये भी बात बड़ी अजीब लगी कि इसके अंदर एक रूल ऐसा भी है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने एक यूजर को साल में कम से कम एक बार ऐसा नोटिफिकेशन देना जरूरी है कि आप अगर किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप ही बताइए कि इसमें ऐसी क्या गलत बात है। इसके अलावा एक और महावाहियात लॉजिक इन्होंने दिया, कल को गवर्नमेंट व्हाट्सएप या सिग्नल ऐप को ये बोले कि आपके यहाँ पर जो भी लोग आपस में मैसेज करते हैं वो सारे मैसेज आप ओपनली अपनी किसी वेबसाइट पे डालेंगे ताकि उसे पूरी पब्लिक पढ़ सके। क्या किसी को लगता है कि गवर्नमेंट आपकी तरह इतने वाहियात सवाल किसी से करे या ऐसे वाहियात कानून लेकर के आएगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के विरोध में ऐसे यूट्यूबरों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है। उन्हें सिर्फ आलोचना करनी है और बस उन्हें सिर्फ कमी गिनानी है। और इतने वाहियात लॉजिक दे करके वो यूट्यूबर कहते हैं कि ये जितने भी सारे रूल्स हैं वो कोर्ट नल एंड वॉइड कर दे। शुक्र है हमारी जुडिशरी में ऐसी मानसिकता वाले लोग नहीं है और मुझे अपनी जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। दोस्तों, ये रूल आने क्यों जरूरी है ये आप उससे पूछिए जिसका कोई निजी MMS या वीडियो इन सोशल साइट पर वायरल हुई है। ये बात आप उनसे पूछिए जो किसी फेक न्यूज की वजह से होने वाले दंगे की भेंट चढ़े हों। ये बात उनसे पूछिए
जिनकी एक झूठी खबर की वजह से बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी हो। ये बात उनसे पूछिए जिनकी झूठी मौत की खबर की वजह से उनके घर वालों को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी हो। ये बात उनसे पूछिए जिनसे किसी ने फेक आईडी बना करके पैसे ठग लिए हों। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। माइलिट सोहन में आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।